गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। विरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारा साथ देने के लिए शिल्पा राउत और राजेश सतपुते पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक के विकास सालुंके और सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। आज देश का सबसे बड़ा आईपीओ खुला है, इसके लिए हम Hyundai मोटर इंडिया के सीओओ और होल टाइम डायरेक्टर तरुण गर्ग से करेंगे खास चर्चा इस आईपीओ से पहले। साथ ही बाजार का टेक्निकल सेटअप समझाने के लिए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ेंगे। इसके अलावा इंडिया मोबाइल कांग्रेस का लाइव एक्शन भी आपको दिखाएंगे, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी करने वाले हैं कुछ ही देर में। लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा रुख मार्केट का, और निफ्टी एट डेज लो करीब 40 पॉइंट नीचे अब 25,085 पर, और तकलीफ वही मार्केट की कि हायर लेवल पर 20 डेमा के आसपास काफ़ी रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी में भी क्लियरली 20 डेमा से एक रिवर्सल आया और अब हम बैंक निफ्टी पे भी डे लो पर, और निफ्टी आईटी यहाँ पर हायर लेवल से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग अब आपको दिखाई देगी। इनफैक्ट जो पिछले कुछ मिनटों में मूव आया है प्रॉफिट बुकिंग का, वो ज़्यादा आया है निफ्टी आईटी में। इस समय ये इंडेक्स करीब करीब इस समय डे लो पर काम करता हुआ। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर इस समय मूव्स आ रहे हैं। उनमें बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो डे लो पर हैं। उसके अलावा विप्रो, ट्रेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर भी स्टॉक्स इस समय डे लो पर काम करते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा अगर अपसाइड पर स्टॉक्स देखेंगे तो बीपीसीएल करीब 3% ऊपर, इन्फोसिस हालांकि ऑफ डेज हाई लेकिन अभी भी स्टॉक ग्रीन में, और आईसीआईसीआई बैंक एक और स्टॉक है जहाँ पर आपको ग्रीन में ट्रेड दिखाई देगी। एफएनओ स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, अभी भी टॉप गेनर एचपीसीएल करीब 4.5% ऊपर। उसके अलावा आईओसी यहाँ पर भी 2% के मूव। महानगर गैस, दीपक नाइट्राइट, ये कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर इस समय आपको पॉजिटिव मूव्स दिखाई देंगे। और अगर डाउन साइड पर देखेंगे तो आज मेटल स्टॉक्स यहाँ पर अच्छी खासी करेक्शन, टाटा स्टील, नैल्को, जीएसपीएल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय लोअर लेवल्स पर। वीरो जी, तो ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी एक समरी। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स ले लेते हैं। विकास सालुंके, नीलेश जैन, शिल्पा राउत जी, राजेश सतपुते जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ। विकास, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड इस वक्त के 2 ट्रेड। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप थोड़ा सा वोलेटाइल देखने मिल सकता है, बट स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मुझे लगता है कि लॉरेस लैब यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। टेक्निकल सेटअप बहुत स्ट्रांग है, मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि 504 के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉरेस लैब को बाय करना है। नीचे में जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा वो 472 के आसपास का एक स्टॉप लॉस इस काउंटर में देखने मिल सकता है। ओवरऑल वीकली, डेली दोनों सेटअप पे एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये काउंटर दिखा रहा है, तो 504 के टारगेट के लिए लॉरेस लैब को यहाँ पे बाय करना है। दूसरा रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक, एचएल में जिस हिसाब से एक हमने देखा था कि लास्ट 2-3 महीने में एक डाउन साइड फॉल देखने मिला था। अभी एक सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव देखने मिला है, 4480 के ऊपर एक ब्रेकआउट है, और उसने लास्ट वीक में ये ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे जो मोमेंटम इंडिकेटर है अभी ये स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे हैं कि ऊपर में 4770 के टारगेट के लिए यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और नीचे में आज के डे लो के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 4480 का स्टॉप लॉस लगा के उसको बाय करना है। तो ओवरऑल ये 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा, तो एचएल यहाँ पे बाय करना है 4770 के टारगेट के लिए, और नीचे में 4480 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ये हो गई बात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की। शिल्पा जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की? हाँ जी, अनुज जी, दोनों लॉन्ग साइड में रहेंगे। पहला जो है वो रहेगा गेल में अगेन वो ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, 230 के ऊपर स्टॉक है, तो यहाँ से 250 इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे गेल के फ्यूचर्स में आप ट्रेड ले सकते हैं, 232.2 पैसे पे अभी है, तो यहाँ पे आप अभी भी ट्रेड ले सकते हैं। 228 का ही इसका स्टॉप लॉस डे लो का रखिए। यहाँ से मुझे लगता है पोजिशनल लॉन्ग भी टुवर्ड्स 250 आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा दूसरा रहेगा बाय बर्जर पेंट में। बर्जर पेंट में आज काफी स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एडिशंस है ऑन द लॉन्ग साइड, तो ये जब तक ये 570 के ऊपर सस्टेन करता है, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि 600 से लेकर 620 तक जा सकता है, तो 570 के स्टॉप लॉस से बर्जर पेंट पे लो। ओके, मीनवाइल मार्केट में अब करेक्शन आ रही है शार्प, और देखिए क्या रिजेक्शन आया 20 डेमा से। अब निफ्टी 80 पॉइंट नीचे 25,022 पर, और एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट फायर करिए, जरा देखते हैं वीकनेस आ कहाँ से रही है, क्योंकि 25,056 हाई था, 25,212, तो हाई से अब हम करीब करीब 150 पॉइंट फिसल चुके हैं। और रिलायंस, एचडीएफसी बैंक अगेन देखिए फिर मार्केट में 20 डेमा का मैजिक काम कर रहा है यहाँ पर,
और इस बार डाउन साइड पर तो हायर लेवल से थोड़ा सा स्लिप यहाँ पर रहा। राजेश सतपुते जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। मुझे देखिए 2 ट्रेड रहेंगी, उसमें से एक तो ऑब्वियसली ओएमसी बीपीसीएल मुझे लगता है बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। तो बीपीसीएल इज अ बाय, स्टॉप लॉस रहेगा 345 का, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 364 तक का टारगेट स्विंग में मिलना चाहिए इंट्राडे। तो सेकंड बाय कॉल रहेगा, थोड़ा कॉन्ट्रा सेटअप है, एम फाइनेंस। मुझे लगता है पिछले 10-15 दिनों से जो इसमें बिकवाली थी, कहीं ना कहीं लगता है कि आज ये अरेस्ट होगी। ये कॉन्ट्रा बाय रहेगा, ने आप कह सकते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस पे बाय है आरएसआई पे। सो एमएनएम फाइनेंस इज अ बाय, स्टॉप लॉस रहेगा 280 का। मुझे लगता है आज एक रिलीफ रैली इसका प्ले रहेगा, इसका टारगेट होगा 300 से लेके 305 का। ओके नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग रेन जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले बिकवाली करने की सलाह होगी मेटल स्पेस में से टाटा स्टील, इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पे वीक नजर आ रहा है, जिस हिसाब से आज हमें ओवरऑल मेटल स्पेस में वीकनेस देखने को मिलती है। ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से थोड़ी सी वीकनेस दिखा सकता है। 154 से लेके माफ कीजिएगा 152 पहला टारगेट एंड 150 का दूसरा टारगेट होगा। 152 एंड 150 के टारगेट के लिए टाटा स्टील के फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की सलाह होगी। आज के दिन के ऊपरी स्तरों पर लगभग 161 का स्टॉप लॉस रख के टाटा स्टील को बेचने की सलाह होगी। इसके अलावा देखिए, पावर स्पेस में से टाटा पावर ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पे एक अटेम्प्ट हो रहा है फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। ऊपरी स्तर पर 478 से लेके 485 के टारगेट के लिए टाटा पावर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 461 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो यहाँ पर ये 8 ट्रेड्स पूरे हो गए। निफ्टी फर्दर सिंक हो रहा है टुवर्ड्स 25046, यानी अब अपने बेस को टेस्ट करने जा रहा है। दैट मीन्स अब निफ्टी आ गया है अगेन 50 डे और अपने सबसे बड़े पुट राइटर्स के क्लस्टर्स में, उस 50 मैजिकल इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स के दायरे में। स्लिप क्या क्या हो रहा है इस वक्त? आईटी स्लिप हो रहा है। लुक एट टेक महिंद्रा, कल का सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर बैकफुट पे आके खड़ा हो गया है 1671। विकास, कैसे अप्रोच करेंगे आप टेक महिंद्रा को? एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ पर? जी, जिस हिसाब से लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिला था, बट ऊपर में 1700 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस होते ही देखने मिल रहा है। लेकिन अभी भी इस काउंटर में नीचे की तरफ जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा 1660 के आसपास का है। तो 16 के 60 का सपोर्ट यहाँ पे अभी भी देखने मिल सकता है। वहां से मुझे लगता है वापस एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। तो जिनके पास पोजिशन है तो 1660 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े आईपीओ की। जी हाँ, Hyundai मोटर इंडिया का आईपीओ आज खुला है। मारुति के बाद करीब 20 साल बाद किसी कंपनी, ऑटो कंपनी का आईपीओ आया है। 28,000 करोड़ रुपए के इस मेगा आईपीओ को एंकर निवेशकों ने भी हाथों हाथ लिया है। आईपीओ के बाद कंपनी के ग्रोथ प्लान्स और आगे के रोड मैप पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं Hyundai मोटर इंडिया के COO और होल टाइम डायरेक्टर तरुण गर्ग। तरुण जी, गुड मॉर्निंग। CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण जी, मेरी पहली गाड़ी Hyundai की थी, जो मतलब मैंने अपने पैसे से जो पहली गाड़ी ली थी Hyundai Santro, तो एक मेरा थोड़ा सा एसोसिएशन Hyundai के साथ रहा है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये इसको आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं? Hyundai या जैसे कई अमेरिकन कंट्रीज़ में Hyundai भी बोलते हैं उसको, आप लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? Hyundai। ओके, तो ये एक चीज़ क्लियर हुई। हम क्योंकि Hyundai लिखते हैं उसको, लेकिन Hyundai। अच्छा, एंकर इन्वेस्टर से आपको अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरीके का आपको रिस्पांस मिलेगा? क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था कि शायद आपका आईपीओ थोड़ा महंगा है। देखिए, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है हमें एंकर इन्वेस्टर से, और टॉप एंड ऑफ द प्राइस बैंड में 225 लाइंस में ना सिर्फ सॉवरन फंड और FII, चाहे वो GIC है, फिडेलिटी है, कैपिटल ग्रुप है, श्रॉडर्स है, नॉर्जेस है, और इंडियन फंड्स ऑफ कोर्स SBI म्यूचुअल फंड है, HDFC है, ICICI प्रूडेंशियल है, एक्सिस है, कोटक है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, SBI, HDFC, पेंशन फंड्स। तो बहुत ही हमें शानदार रिस्पांस मिला है, और इनफैक्ट लोकल इन्वेस्टर से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अगर आप देखते हैं 21 म्यूचुअल फंड ने 83 लाइंस के जरिए लगभग 34.4% का एंकर एलोकेशन है। तो इससे दिखता है कि लोकल इन्वेस्टर्स का भी कितना स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रहा है, और आई थिंक ये एक बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है हमारे लिए।
तरुण जी, अब एक दो मैं थोड़ा आपसे टफ सवाल पूछना चाहता हूँ। एक पहला सवाल तो ये कि आपने इस आईपीओ में शायद इन्वेस्टर्स के लिए कुछ बहुत ज़्यादा छोड़ा नहीं। देखिए, आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान्स में मुझे कोई शक नहीं है और आपकी कंपनी एक बहुत शानदार कंपनी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपका आईपीओ आ रहा है करीब करीब 27 टाइम्स पर प्राइस टू अर्निंग्स। जो लीडर है मारुति, वो ट्रेड करता है करीब करीब 29 टाइम्स पर। बहुत लोगों का मानना था कि आप अगर टेबल पर कुछ छोड़ते और अगर 20-21 टाइम्स पर अगर इस आईपीओ को लाते तो शायद थोड़ा बेटर होता, एक गुडविल के लिए एक बेटर होता। तो देखिए, वैल्यूएशन पे तो मैं कहूँगा कि जो भी बैंकर्स का फीडबैक था उसी पे हम गए हैं। कल की जो एंकर बुक आई है, आप देखिए किस तरह का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, लोकल इन्वेस्टर हैं, पेंशन फंड हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, सबकी तरफ से हमें बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह मिला है। तो हमारा यह मानना है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ दर्शाता है। जहाँ तक हुंडई की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो आप देखिए एक बहुत ही बड़ा डिफ्रेंशिएशन है हुंडई में। पहली बात, जो हमारा पेरेंट है वो थर्ड बिगेस्ट OEM बन चुका है। हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है। आप बात करिए, चाहे वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चाहे वो अगर हम पेरेंट की बात करें प्लग इन हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, चाहे CNG है, पेट्रोल है, डीजल है, यहाँ तक कि उनके पास हाइड्रोजन भी है। तो हमारे पास हमेशा ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम हर कंट्री में जिस तरह की भी वहाँ पर कस्टमर की प्रेफरेंस है उससे हम वो टेक्नोलॉजी वहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। और यही हमने पिछले 26 सालों में किया है। हमेशा बेंचमार्क रेस करने की कोशिश किया है और जिसकी वजह से आप देखिए कि हमने एक क्वालिटी ऑफ ग्रोथ के साथ चले हैं कि ना सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ रहा है, मार्केट शेयर अच्छा रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी, एबिटा मार्जिन भी आप देखिए, अगर फाइनेंशियल ईयर आप 24 के देखते हैं तो 13.1% का एबिटा मार्जिन है और उसको हमने कंटिन्यू किया Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में भी। और तो ये एक दर्शाता है कि जो हमारी स्ट्रैटेजी रही है नए नए फीचर्स देने की, प्रीमियमाइजेशन की, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों पे फोकस करने की। आज एक्सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारी मार्जिन को हेल्प करता है। 20% हमारा वॉल्यूम एक्सपोर्ट में जाता है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंसिस्टेंटली 90% प्लस रहा है। इसका मतलब हमने बहुत ही सोच समझ के कैपेसिटी हमेशा ऐड किया है और हम उसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ भी कर पाए हैं। तो आई थिंक इन सब चीज़ों की वजह से जो है हुंडई एक बहुत ही डिफरेंट पोजीशन में है, एक बहुत ही यूनिक पोजीशन में है। और जैसे आपने बताया कि आप जैसे कस्टमर जो कि बहुत खुश हैं हमारे सारे मॉडल से, सेंट्रो से शुरुआत हुई, ऑफकोर्स एक्सेंट, i10, क्रेटा, वेन्यू, एक्स्टर, सभी एक मार्की ब्रांड्स बन के उभरे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तरुण जी एक चीज़ कह रहा हूँ, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो शानदार है और दूसरा जो आपने इंडियन मार्केट के लिए किया है उसको कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि आपकी एंट्री से पहले सिर्फ 2-3 गाड़ियाँ होती थी। आपके आने के बाद जो नंबर 1 प्लेयर था उसको भी फोर्स होना पड़ा कि बाकी प्रोडक्ट्स लाएं और चाहे कोई भी स्पेस रही हो, एक आपने एक क्लियर कट एक हमेशा एक फर्स्ट मूवर आप रहे हैं, बाकी लोगों ने उनको फॉलो किया है, ये बात मैं मान रहा हूँ। मेरा सवाल वैल्यूएशन को लेकर इसलिए था क्योंकि देखिए बैंकर्स तो चाहेंगे ही कि जितना ज़्यादा प्राइस हो उतना ज़्यादा अच्छा उनके लिए, लेकिन ऑब्वियसली इंडियन मार्केट थोड़ी अलग है। लेकिन आपका कोरियन पेरेंट 5 टाइम्स पर ट्रेड करता है, आप IPO 26-27 टाइम्स पर लाए हैं, तो कहीं अगर आप भी थोड़ा सा एक फीडबैक देते कि चलिए थोड़ा सा छोड़ते हैं टेबल पर, स्पेशली कंसिडरिंग ये पूरा का पूरा OFS है और कंपनी में तो वैसे भी कुछ पैसा आ नहीं रहा है, तो अगर थोड़े से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से बात करके अगर थोड़ा सा इसको प्राइस को थोड़ा कम कराते तो मेरा ये मानना है कि वो थोड़ा बेटर होता। तो देखिए, मैं जैसे आपको बताया कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो अपने बारे में बताते हैं। आपने बात किया कि फंडिंग की, अगर आप देखते हैं तो हम जिस तरह का कैश कन्वर्जन हमारा रेशो है, जिस तरह की हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, इनफ एक्रूवल्स हम कर रहे हैं। तो आप अगर हमारे केपेक्स रिक्वायरमेंट भी देखते हैं अगले 8 से 10 साल के, जो हमने बताया है अपने RSP में भी 32,000 करोड़ के, हमारा मानना है कि वो हम सफिशेंटली इतना प्रॉफिट, इतना कैश जनरेट कर रहे हैं उन केपेक्स के लिए देखने के लिए। तो ये एक प्रपोजिशन है, मैं मानता हूँ, आपकी बात का रिस्पेक्ट करता हूँ। ऑफकोर्स देखिए, इस पर हर आदमी का एक नज़रिया हो सकता है और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह की एंकर बुक और जिस तरह की डाइवर्सिफाइड और स्ट्रॉन्ग एंकर बुक आई है, आई थिंक उसने भी एक तरह की एक स्टैंप लगाई है कि हाँ भाई वो इस वैल्यूएशन को ठीक देखते हैं। वो मैं आपकी खैर मानता हूँ और बियॉन्ड द पॉइंट जैसा आपने कहा कि वो शायद आपका काम है भी नहीं। एक और सवाल मुझे आपसे पूछना था कि आपने IPO से जस्ट पहले इतना बड़ा डिविडेंड डोल आउट दिया, और क्योंकि अब तक तो आपकी कंपनी पूरी की पूरी कोरियन ओन्ड है, तो एक सवाल ये उठ रहा है कि इतना ज़्यादा बड़ा डिविडेंड पे आउट, क्या आप वेट कर सकते थे कि ये IPO हो जाए उसके बाद दें ताकि जो IPO में ले रहे हैं उनको भी मिले ये डिविडेंड? या फिर एक और सवाल है कि क्या डिविडेंड पॉलिसी फिर यही रहने वाली है, अगले साल भी ऐसा ही डिविडेंड मिला जाएगा, या ये सिर्फ इस बार IPO से पहले एक बड़ा डिविडेंड डोल आउट दिया गया?
देखिए, हमने जब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमने हमेशा डिविडेंड दिया है, और वो जो कोविड पीरियड्स थे उसमें हमने डिविडेंड नहीं दिया था, तो ये हमने उसकी भरपाई हमें करनी थी। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत अच्छा था कि हमने आईपीओ प्रोसेस को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर करने के लिए उससे पहले ही किया, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जहाँ तक फ्यूचर की डिविडेंड पॉलिसी की बात है, तो जब फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट्स आएंगे, अपनी केपेक्स रिक्वायरमेंट्स, अर्निंग्स, कैश पोजीशन देखते हुए, और ऑफ कोर्स इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस को हम मापदंड करना चाहेंगे, और उसके हिसाब से नई डिविडेंड पॉलिसी जो है हम अनाउंस करेंगे। हाँ नहीं, लेकिन मेरा पूछना ये है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा ना अब तक जो डिविडेंड पॉलिसी चली आ रही है और आगे की डिविडेंड पॉलिसी में? तो देखिए, आईपीओ के बाद ऑब्वियसली अब हमारा कमिटमेंट है अपने इन्वेस्टर्स के प्रति, और हम पूरा देखेंगे, जैसे आपको मैंने बताया कि हम पूरा तरह से देखेंगे कि किस तरह की इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, किस तरह की कंपनी की पोजीशन है, और उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी डिविडेंड पॉलिसी अनाउंस करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट आने के बाद। जहाँ तक रॉयल्टी की बात है, आई थिंक पहले आपका 2.2 था, अब 3.5 आई थिंक मारुति सुजुकी का भी वही है। ये क्या 3.5 पर रहेगा अब स्टेबल, या फिर आगे जाकर इस पे कुछ चेंजेस हम एक्सपेक्ट करें? नहीं, जो ये रॉयल्टी है, हम ये मानते हैं कि ये लंबे समय के लिए सेम रहने वाली है, अनलेस कुछ एक कुछ ट्रांसफ़र प्राइसिंग या कुछ ऐसे इश्यूज आए। हमारा कोई इरादा नहीं है इस रॉयल्टी को बढ़ाने का। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट हैं, जो हमने RHP में डिक्लेयर भी किए हैं, उसमें ये नया रॉयल्टी रेट ऑलरेडी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह की रही है इस नए रॉयल्टी रेट के बाद भी। बिल्कुल। अब एक और सवाल, क्रेटा एक क्लियर कट मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट में एक लीडर रहा। उसने एक स्पेस क्रिएट की जो शायद इंडियन मार्केट को ज़रूरत थी, और आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा मार्जिन जिस सेगमेंट में है वो यही सेगमेंट है, और आपने इसकी शुरुआत की, इसीलिए आपके मार्जिन्स बाकियों से थोड़े बेटर भी हैं। क्या कुछ और नई स्पेसेस की तरफ आप देख रहे हैं? और जिस तरीके से आप जैसे कोई अनाउंस करते हैं तुरंत कंपटीशन उसको फॉलो करता है, इस समय कंपेटिटिव इंटेंसिटी कैसी लग रही है आपको? देखिए, ये अगर आप जैसे मैंने आपसे कहा, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो हमेशा हम अहेड ऑफ द कर्व रहने का प्रयास करते हैं। नए नए सेगमेंट हमने क्रिएट किए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को हम देखते हैं। लास्ट ईयर हमने माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में एक्स्टर को लॉन्च किया, बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस उसका मिला है। अभी हमने 2 महीना पहले उसमें डुअल सिलेंडर CNG डाला है, जिसका भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। क्रेटा के अलावा वेन्यू बहुत अच्छा कर रहा है हमारा, और पिछले महीने हमने अल्काज़ार का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है, उसका भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आगे जाके हम क्रेटा EV और 3 मॉडल और लाने वाले हैं। तो हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है मार्केट में उनको देखें और हमारा एक बेंचमार्क रेस करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने वेन्यू जब लॉन्च किया तो हमने वहाँ पे ब्लू लिंक कनेक्टिविटी लेके आए, एक्स्टर किया तो 6 एयर बैग्स को स्टैंडर्ड किया। तो हमेशा हमारा प्रयास रहा है। इनफैक्ट आपको याद होगा, सेंट्रो की बात किया आपने, MPFI इंजन लाने वाले भी हम पहली कंपनियों में से एक थे। तो ये हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि बेंचमार्क को रेस किया जाए और एक नई जो है टेक्नोलॉजीज़ जो है इंडियन मार्केट में उतारी जाए, और ये प्रयास हमारा आगे भी रहेगा। अच्छा तरुण जी, क्योंकि मिड एसयूवी सेगमेंट में आप वैसे ही लीडर हैं, मैं और कुछ पूछना चाह रहा था। आज की तारीख में हम किसी भी ऑटो कंपनी का जब एनालिसिस करते हैं, उसके मार्केट शेयर, उसके फ्यूचर ग्रोथ को, तो आज एक और बड़ी चीज़ है कि आपका EV का पोर्टफोलियो कैसा होगा आगे चल के, आगे से 2 से 2.5 साल के बाद। आज बहुत सारी ऑटो कंपनियाँ हाइब्रिड पे फोकस कर रही हैं, कुछ कंपनियाँ कंप्लीट EV पे फोकस कर रही हैं। आज से 2-3 साल के अवधि के बीच में आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें हाइब्रिड कितनी होंगी और कंप्लीट EV कितनी होंगी, थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे? नहीं, ज़रूर। आप देखिए, इंडिया अभी अर्ली स्टेज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन पे है। लगभग 2-2.5% का इस समय पेनिट्रेशन है। गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस सेक्टर को, और आपने हमारे RHP में देखा होगा कि हम 4 मॉडल EV स्पेस में हाई वॉल्यूम मॉडल उतारने वाले हैं। क्रेटा जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, क्रेटा EV से इसका शुरुआत होने वाली है, और 3 और मॉडल। इसके अलावा हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोकलाइजेशन कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं तो बैटरी पैक्स का लोकलाइजेशन ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा LFP सेल मैन्युफैक्चरिंग एक हमने इंडियन पार्टनर के साथ कोलैबोरेट किया है,
और हम ड्राइव ट्रेन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देख रहे हैं। तो पूरा इकोसिस्टम जो है सप्लाई का वो हम लोकलाइज करने का प्लान है हमारा। इसके अलावा हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम बहुत ही सशक्त रूप में ईवी स्पेस में आगे आ रहे हैं। जहाँ तक हाइब्रिड की बात है, अगर आप हमारी पेरेंट को देखते हैं HMC, मैंने जैसे बताया कि 3rd बिगेस्ट ग्रुप है, हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है HMC में, चाहे वो प्लग इन हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक है, CNG, पेट्रोल, डीजल, इनफैक्ट हाइड्रोजन भी। तो वो हम मार्केट को स्टडी करते हैं और जब भी हमें लगेगा कि कस्टमर प्रेफरेंस हाइब्रिड की तरफ है तो उसको हम एक शॉर्ट पीरियड के उसमें हम निकाल सकते हैं। तो वो एक हमारे लिए कोई भी समस्या नहीं है। इनफैक्ट आप हमारा रिकॉर्ड देखिए तो बिकॉज ऑफ HMC की जो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है इसका हमें बहुत लाभ मिलता है। इनफैक्ट 2020 में जब BS4 से BS6 के मापदंड चेंज हुए थे तो हमारी कंपनी थी जिसने हर फ्यूल टाइप में कर पाए थे हम, पेट्रोल में, डीजल में, CNG में। तो ये एक हमारी एक आई थिंक एक हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और आगे चल के भी जो सारी टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिसिटी है वो हमें मदद करती है। इनफैक्ट आज की भी आप हमारी स्ट्रैटेजी देखेंगे, एंट्री लेवल पे कस्टमर को हम पेट्रोल और CNG दे रहे हैं। ऑरा, नियोस, एक्स्टर में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इनफैक्ट ऑरा में CNG 85% पहुंच चुका है। ओवरऑल CNG 12.5-13% हमारा चल रहा है। मिड SUV में पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं, वर्ना में पेट्रोल और टर्बो दे रहे हैं। EV का मैंने आपको प्लान बताया ही है। तो आई थिंक हमारे पास एक तरह से टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिसिटी जो है ये आई थिंक हमारे आगे फ्यूचर में भी बहुत मददगार होने वाली है, क्योंकि कस्टमर प्रेफरेंस जो है वो चेंज हमेशा होती रहती हैं और ये कंपनी पे निर्भर करता है कि उनके पास कितनी शक्ति है उन कस्टमर प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी पावर ट्रेन मिक्स को चेंज करना। बिल्कुल, खैर इसमें कोई डाउट नहीं है। तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको इस IPO के लिए ऑल द बेस्ट। और एक बार लिस्टिंग के बाद आपसे फिर बात करेंगे और होपफुली आगे भी आपसे लगातार बात होगी, क्योंकि अब आप एक लिस्टेड कंपनी होंगे तो इसके लिए जब लिस्टेड कंपनी होंगे तो काफ़ी आपकी जिम्मेदारियां होंगी। आई एम श्योर आप उसको निभा ही रहे हैं आगे और अच्छे से इसको निभाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट आपको। दोबारा बात करेंगे आपसे लिस्टिंग के बाद। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और मार्केट का टेक्निकल सेटअप समझते हैं। केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं हमारे साथ। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ ले जा रहे हैं मार्केट को? देखिए, मार्केट में मुझे अलाउ कीजिएगा थोड़ा खुल के बोलने के लिए। टाइम है आपके पास, कोई टेंशन नहीं है। इस वक्त फिलहाल निफ्टी नशा है, बैंक निफ्टी भांग है, सुख और समृद्धि है इंडिविजुअल सेक्टर्स और स्टॉक्स में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड स्टार्ट करने के बाद एक माइनर रिबाउंड दे रहे हैं, जबकि बाकी विश्व की इंडिसेस न्यू हाइस के साथ फ्लर्ट कर रही हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में दम नहीं है, पर इसके पीछे, इस कमजोरी के पीछे जो छद में छिपा हुआ है, चाहे वो रेलवे के स्टॉक्स एक के बाद एक न्यू हाइस की तरफ भागने को तैयार है, डिफेंस के स्टॉक्स तैयार है। याद है 4-5 महीने पहले हमने रेलवे, डिफेंस, इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सबसे मुनाफा लेके टेबल से हट जाते हैं, 30-35% नीचे जब आएगा तब लेंगे। वो भाव भी आ गए और अब इन सब में बाइंग के पैटर्न भी आ गए और एक एक करके सब में ब्रेकआउट हो रहा है। तो आपके प्रथम प्रश्न का सरल उत्तर है, बहुत सारे स्टॉक्स में हम लगातार बाई के सिग्नल्स का एंटिसिपेशन कर करके एक एक को पकड़ते जा रहे हैं। लार्ज कैप्स के अंदर में एक एक करके हम स्टॉक्स को शॉर्ट करते जा रहे हैं। दिवाली का टाइम है सुशील जी, भांग तो होली के टाइम पर डिस्कस करते हैं हम नॉर्मली। इसीलिए तो अनुज मैंने जानबूझ करके भांग कहा ना। हाँ, कि भांग नहीं पीनी है दिवाली में। निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ो, स्टॉक्स में काम करेंगे। हाँ ठीक है, स्टॉक्स में काम करेंगे। चलिए तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा हो जाए। इस समय F&O के अगर कुछ स्टॉक्स पहले डिस्कस कर सकें, कैश के भी कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ F&O स्पेसिफिक स्टॉक्स जो आपके रेडार पर हो। देखिए, F&O के अंदर में ज्यादातर जो लार्ज कैप्स हैं, तो बहुत ज्यादा कोई चित्र F&O का चेंज नहीं हुआ है। तो सेल अगर हमारे यहाँ बाई है, टाटा स्टील में एग्जिट की वेट है, जिंदल के सारे स्टॉक्स को हम बेचेंगे जैसे सिग्नल आएगा। जब तक नहीं आ रहा है इंतजार करेंगे। फार्मा में अगर मैं आ जाता हूं, ये सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज का हो सकता है 4-5 साल का साइक्लिकल टॉप बन रहा हो। साइक्लिकल टॉप का मतलब ये नहीं कल सवेरे गिर जाएंगे और ट्विटर पे ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। मैं लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। जब इनको पोर्टफोलियो से अंडरवेट करके और निकालते जाने का टाइम आ गया है। लास्ट के 5% पकड़ना एक साइक्लिकल टॉप पे असंभव होता है। अब जो फार्मा में भी अनुज साल भर तक मैं लगातार, चाहे कभी वीरू प्रवोक भी करे, बायोकॉन में अब क्या बोलते हो, अब क्या बोलते हो, मैंने कहा सौदा छेड़ना नहीं, पकड़ के रखना है, सौदा मत बिगाड़ो। अब हम बायोकॉन और शिल्पा मेडिकेयर जैसे भी, मतलब अब फार्मा में अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट टेकिंग का हमारे यहाँ सारा सेटअप है। कोई इक्का दुक्का कोई छिटपुटा स्टॉक रह गया तो रह गया। फार्मा में 1 साल की खूब मलाईदार तेजी मिली स्मॉल स्टॉक्स में और सब में प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाने का हमारा मन है। आ जाते हैं हम इंजीनियरिंग स्टॉक्स पे। वही 4-5 महीने पहले जो रेलवेज, डिफेंस, PSU बैंक्स, इंजीनियरिंग स्टॉक्स
सब में करेक्शन आएगा, मुनाफा खा के साइड हट गए, सब में आ गया, सब में बाई के पैटर्न है। इंजीनियरिंग स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड जो है जैसा अच्छा लगे लेते जाओ। मतलब चाहे सरकार दबा के स्पेंडिंग करेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग लौटेगी, इवन लार्सन एंड टूब्रो जैसा स्टॉक जो लॉन्ग टर्म में अभी भी साल भर तक बड़े ट्रेडिंग बैंड में है, 20% की रिबाउंड इसमें भी बनने लायक अगर एक रिवर्सल बन गया तो अक्रॉस द बोर्ड इंजीनियरिंग में बाइस। तो मेटल्स हो गया, फार्मा हो गया, ऑटो जो है बिल्कुल अलग अलग ऑर्बिट्स में चल रहा है। टाटा मोटर्स हम बेचेंगे ही नहीं, और ये हीरो मोटोकॉर्प है या आपके बजाज ऑटो है, बीच बीच में लगेंगे स्टॉप लॉस लगेंगे, पर हमें लार्जर ट्रेंड को पकड़ के चलना है। हम सारे टू व्हीलर्स के स्टॉक्स में बार बार बेच के लेने की ट्राई करेंगे। टीवीएस एक अपवाद है, और मारुति में पैसा बनता नहीं है, मारुति में सिर्फ अहंकार की तुष्टि होती है, तो उसको छोड़ देते हैं। बाकी के सारे ऑटो स्टॉक्स टाटा मोटर्स को छोड़ करके चांस मिलेगा तो बेच के लेंगे, टाटा मोटर्स को पकड़ के रखेंगे। तो मेटल्स के अलावा अब आपके माइनिंग में आप आ जाओ, तो एनएमडीसी मेरे को लगता है यहाँ से 30-35% बढ़ जाएगा, तो जीएमडीसी भी उसके पीछे पीछे 20-25% बढ़ जाएगा। तो अलग सेक्टर्स, अलग स्टॉक्स, निफ्टी का गेम अलग है। दिवाली का टाइम है, क्यों मैं नशा करूं, क्यों मैं बैंक निफ्टी की भांग पीऊं। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक मिला के 52% वेटेज हो गई। ये दोनों के अंदर में एक टेम्पररी रिबाउंड है, दोनों और बुरी तरह से गिरेंगे। बट इस बीच में मैं बैंक निफ्टी के नशे में पंजाब नेशनल बैंक लेने का मौका छोड़ दूं, मैं आरबीएल को दोनों हाथ से दबोच के लेने का मौका छोड़ दूं, मैं बंधन बैंक को उठा के तिजोरी में पीछे रख के छोड़ दूं साल भर के लिए, तो मैं अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा कुछ। मतलब वो इजी गो लक्की वाला जो बाजार था, जो जी में आए ले लो, लिक्विडिटी पागल की तरह भाग रही है तो बस गधा घोड़ा दोनों भागेंगे, अब वो बाजार चला गया, अब मेहनत का बाजार आ गया। अच्छा सुशील जी, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। लास्ट कुछ महीनों के जो इंटरेक्शन में आपने एक स्टॉक रिकमेंड किया था, बलरामपुर चीनी। ये एग्री में, केमिकल्स में, फर्टिलाइजर्स में आपका व्यू क्या है, और स्पेशली आपका बलरामपुर चीनी पे टेक, जो कि अब इस दौर के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है? देखिए, बलरामपुर चीनी में ये हमने एक भयंकर शुगर स्टॉक्स में तेजी का व्यू निकाला था। वर्ल्ड वाइड अंडरलाइन शुगर कमोडिटी के भाव साल भर में डबल हो जाएंगे। अगर पीसीआर कृपया इस चार्ट को मेरे स्क्रीन से दिखा पाए बलरामपुर चीनी का, तो विश्लेषण दिखाएं आपको। इंडियन शुगर स्टॉक्स में बलरामपुर चीनी बाकी सारे स्टॉक से बहुत ज्यादा आगे भाग गया है, और इसका पैटर्न करीब करीब जो तेजी का है ना, वो पूरा होने को आया है, पर पूरा होने में भी ओवर एक्सटेंड हो सकता है, यहां से और ऊपर भी चला जाएगा। तो एंट्री पॉइंट नहीं है 350-400 में जो लेके बैठे हैं, हम अपनी एवरेज को नहीं बिगाड़ेंगे। जब हमें पक्का सेल सिग्नल मिलेगा, मुनाफा खा के निकल जाएंगे। यहां से कोई लेके कमा सकता है, तो मेरी विवशता ये है कि सबके पास 150 ग्राम का ही ब्रेन है, और कितने भी पैसे हो किसी के पास, 20-30-40 स्टॉक से ज्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। तो हमारे लिए बलरामपुर चीनी में नई फ्रेश एंट्री का स्कोप नहीं है। फ्रेश एंट्री हमने जो सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया वहां करेंगे। बलरामपुर चीनी में जितनी सवारी हमारे क्लाइंट्स की चल रही है। जब प्रॉफिट टेकिंग का कोई सिग्नल आएगा, हम निकल जाएंगे। बाकी के जो छोटे वाले शुगर स्टॉक्स हैं, उनमें यहां से डबल, बहुत सौ में 3 गुना भाव होने की भी संभावना साल भर में लगती है। उस तरह के रिटर्न बलरामपुर चीनी में संभव नहीं लगती है। लगता है कि एक बार कोई भी कारण से पहले इसमें एक मोटा करेक्शन आए, और ये वापस अगर 500 के आसपास मिलेगा और बाई सिग्नल मिलेगी तो मिलेंगे। तो वो नए इनोवेशंस कर रही है कंपनी, ये वो, मेरे को चार्ट की स्टोरी सुननी है, कंपनी की स्टोरी नहीं सुननी। हर स्टोरी भाव से सही होती है, भाव जैसा हो गया। अब ये बायोप्लास्टिक्स में और इसमें उसमें चले जाएंगे तो ऑलरेडी बात आ चुकी है। नहीं, वही चार्ट की स्टोरी आपको आईटी में कैसी लग रही है? अब आईटी में जहां पे रोज 52 हाई लग रहे हैं, इन्फोसिस ने आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया मिड कैप आईटी में, आपको चार्ट्स पर आईटी क्या कह रहा है इस वक्त? देखिए, मैं अगर अगले 2 घंटे के सौदे को करने की चेष्टा करूंगा, जो मेरी कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, तो मैं राइट हो ही नहीं पाऊंगा। आईटी के स्टॉक्स की चार्ट्स का जो सेटअप है, उसमें 3 से 6 महीने के व्यू में हम अभी भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं, हम बिल्कुल भी जिद्दा किस्म के लोग नहीं है। जहां जरूरत पड़ती है फटाक से पलट जाते हैं। बिल्कुल टॉप आउट जोन में है सारे स्टॉक्स, और ये लास्ट का एक आखिरी छद्म की एक और हाई दिखा के वापस से ल्योरिंग इन हो रही है। पूरे नैस्डैक की धुलाई होने वाली है। खाली यूएस इलेक्शन के कारण अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है। अगर एनवीडिया का स्टॉक हमने कॉल निकाला था 50% गिर जाएगा, और 30 उसमें से गिर गया, 25 गिर गया, वापस रीबाउंड है। तो ये खाली ट्रेंड के एंडिंग फेज पे न्यू हाइस को देख करके ल्योर हो जाना मैच्योरिटी नहीं है। हमारे शॉर्ट सेल के सिग्नल कट गए, स्टॉप लॉस लग गया, वापस वेट करेंगे, दोबारा सिग्नल मिलेगा। तो जिस समय आईटी के स्टॉक्स का नाम लेना गुनाह था,
वहां से हमने 35-40% की रैली का कॉल निकाला और मजे की मलाई खाई। तो जो सिस्टम हमारे लिए काम करता है हम उसी पे स्टिक करेंगे। और अब मेरे को कोई संकोच नहीं है कि अगले फॉल में कोफोर्ज 50% वापस गिरेगा और ये इन्फोसिस कैसे भाव हो जाएंगे कि आज हंसने वाले हंस सकते हैं, उस दिन याद करेंगे बात को। तो हम अपनी चार्ट की रीडिंग से हटेंगे नहीं, किसी ट्विटर की ट्रोलिंग से या किसी के ओपिनियन से हमारी चार्ट बदलने वाली नहीं। चार्ट बदलेगी उस दिन हम बदल जाएंगे। आईटी में एग्जिट है, एफएमसीजी में भी एग्जिट है। नहीं खैर, ट्रोलिंग से तो खैर अपनी स्ट्रैटेजी कभी बदलनी नहीं चाहिए, ये बात तो मैं आपकी मानता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है, क्या मार्केट में एक टॉप का रिस्क है? क्योंकि नॉर्मली कई बार होता है जब इतने बड़े आईपीओ आते हैं मार्केट टॉप आउट कर जाता है। ये अनुज आपने सवाल पूछ लिया, बड़ा अच्छा कर लिया। यही बात मेरे दिमाग में 4 दिन से थी। आज तक के इतिहास में तो जब वो लार्जेस्ट आईपीओ एवर आता है ना, लार्जेस्ट आईपीओ एवर, हर कुछ साल में, हर कुछ साल की तेजी में एक लार्जेस्ट आईपीओ एवर आता है। तो अभी तक का तो जो इतिहास है, लार्जेस्ट आईपीओ एवर जब भी आया है, मतलब बाजार ऑलरेडी टॉप आउट कर चुका होता है और वो लोअर टॉप बनाता है। वही निफ्टी, बैंक निफ्टी भी करने जा रहे हैं इस वक्त। मैं 10 साल के टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 महीने के तो टॉप की बात, 3 महीने के तो टॉप की बात हो सकती है ना। तो और दूसरी चीज अनुज, हुंडई की आप कोरियन चार्ट को देखो तो ये स्टॉक ने कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं किया है। 1 मिनट के लिए मुझे प्लीज अलाउ कीजिए, ये कोरियन चार्ट आपको मैं हुंडई की दिखाऊं, पेरेंट कंपनी की। ठीक है, हमारे यहाँ अपवाद है कि डोमिनोज इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा बना गया और डोमिनोज का मार्केट कैप अमेरिकन मार्केट कैप के बराबर हो गया इंडियन वाले का, और इंडिया स्टोरी है, वो सारी बातें ठीक है। पर आप एक जो ये चेबोल्स हैं कोरिया के, ये कोई वेल्थ क्रिएटर्स नहीं है ये सब बिजनेस ग्रुप्स। जो कोई इन्वेस्टर सोच के चले कि हम इसमें लेके बहुत बड़ी वेल्थ बना लेंगे। आप ये देखो, 2008 के बॉटम से अगर 2020 के बॉटम तक 12 साल में स्टॉक ने 5% का भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट नहीं दिया। तो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी है इसमें ज्यादा। और किसी जमाने में जब मैं किसी बड़े हेज फंड के लिए काम करता था, बहुत वॉल्यूम्स में स्टॉक में काम भी किया है। चार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं ये 10 ईयर स्टोरी है, मारुति बन जाएगा। ये अगर पेरेंट कंपनी के स्टॉक के अंदर में अगले 10 साल वापस ये ट्रेडिंग बैंड में ही रहेगा, तब देखते हैं इंडियन स्टोरी के अंदर में जो महीने 20 दिन की जो पोस्ट आईपीओ की यूफोरिया के बाद और इतने रिच वैल्यूएशंस में इतना बड़ा कैपिटल रेजिंग ऑलरेडी एक कैश रिच हुंडई मोटर्स की पेरेंट कंपनी ने किया है। तो मेरी सलाह ये है, निवेशकों को अगर इसमें निवेश ही करना है, 2-3 महीने के बाद आईपीओ के स्टॉक कहाँ सेटल करता है और क्या इसका बिहेवियर रहता है, उसके बाद इस पे कॉल लीजिए। ओके, चलिए सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुहूर्त वाले दिन आपसे बात करेंगे, एक खास चर्चा होगी और जो रॉकेट स्टॉक्स, फुलझड़ी स्टॉक्स हैं उन सब पर बातचीत होगी उस समय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, आज थोड़ा सा हम इस शो में ओवर हो गए, तो अगले शो से हमने थोड़ा सा टाइम ले लिया है। वीरू और कंचन, थोड़ा उसके लिए अपॉलॉजी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद शुरुआत करेंगे हम ट्रेडर्स हॉटलाइन की।